साइनोवियल ज्वाइंट या जिसको कहा गया डायआर्थ्रोसिस ज्वाइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड टाइप का ज्वाइंट है। सबसे ज्यादा मूवमेंट जहां पे पाई जाएगी वो कौन सा है बच्चों? साइनोवियल ज्वाइंट। और हमारे बॉडी में मैक्सिमम टाइप ऑफ जो ज्वाइंट्स हैं वो सब इसी ज्वाइंट का एग्जांपल होते हैं। ठीक है, तो देखिए आइए सबसे पहले समझते हैं कि साइनोवियल ज्वाइंट होता क्या है। ठीक है, देखिए ये दो लॉन्ग बोन्स हैं और ये दो लॉन्ग बोन्स जहां पे मिल रही हैं उस जगह पे अगर हम देखें बच्चों तो एक साइनोवियल कैविटी का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? एक साइनोवियल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये देखिए यहां पे मार्क किया गया है, साइनोवियल मेम्ब्रेन दिख रही है और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है और वो है साइनोवियल फ्लूइड। इसीलिए देखिए क्या लिखते हैं यहां पे, फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। अब आप खुद ही सोचिए कि दो बोन्स के बीच में अगर एक फ्लूइड भर दिया जाएगा तो वो मूवमेंट काफी इजी हो जाएगा। दैट मींस सबसे ज्यादा मूवमेंट, कंसिडरेबल मूवमेंट जो देखने को मिलता है वो कहां मिलता है? साइनोवियल जॉइंट में। एक और चीज यहां पे समझेंगे कि ये जो लॉन्ग बोन है उसके एंड पे यहां पे क्या पाया जा रहा है? व्हाइट वाला सर ने आपके लिए मार्क कर दिया, क्या होगा? आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या हो जाएगा? आर्टिकुलर कार्टिलेज, ताकि जब दो बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप हों तो उनके आपस में टकराने से उनका कोई डिटोरिएशन ना हो या हम कहें कि डैमेज ना हो, उसको रोकने के लिए यहां क्या पाया जाता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज। बिल्कुल सर। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये पॉइंट्स यहां पे दिए गए हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स। बिल्कुल आपके सामने है जो लिखा हुआ है, दो बोन्स जहां आर्टिकुलेट कर रही हैं वहां पे आपको सर ने दिखाया ये फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। इसको क्या लिखा बच्चों? साइनोवियल कैविटी लिखा गया। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन बना रही है इस कैविटी को उसे क्या कहेंगे? साइनोवियल मेम्ब्रेन कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखते हैं, सच एन अरेंजमेंट अलाउज द कंसिडरेबल मूवमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सर ने आपको बताया फाइब्रस ज्वाइंट में मूवमेंट नहीं होता और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में स्लाइटली मूवमेंट होगा और जो साइनोवियल ज्वाइंट होगा इसके अंदर मूवमेंट ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मूवमेंट कहां है? साइनोवियल ज्वाइंट में पाया जाता है। तो बच्चों तीन तरह के ज्वाइंट हमने बात की है, हमने फाइब्रस, कार्टिलेज और साइनोवियल की बात की। साइनोवियल सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक बार फिर देखिएगा, लॉन्ग बोन्स के एंड पार्ट पर अगर हम बात कर लेते हैं हमें हाइलाइन कार्टिलेज की कवरिंग देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, और जो बोन को बोन से टकराकर टूटने से बचाती है, विच प्रिवेंट वियर एंड टियर ऑफ बोन। और साथ के साथ हमें यहां पर जो जॉइंट है, ये आपको ये साइनोवियल पूरा जॉइंट दिख रहा है, इसमें आपको साइनोवियल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ही सिक्रेट कर रही है एक क्लियर पेल येलो कलर का हाइलुरोनिक एसिड कंटेनिंग फ्लूइड। दिस इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। और ये साइनोवियल फ्लूइड जो है उसकी वजह से भी तो हम बोल सकते हैं कि जब जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, जब ये मूवमेंट हो रहा है तो फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शन को कम कर रहा है ये साइनोवियल कैविटी में मिलने वाला साइनोवियल फ्लूइड। तो बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है जिसका नाम है साइनोवियल जॉइंट, जो डायआर्थ्रोसिस, इसका मतलब फ्रीली मूवेबल हो सकता है, ज्यादा मूवमेंट होगा। अब आइए बच्चों आगे देखते हैं हम यहां पे कि कितने तरीके के साइनोवियल जॉइंट्स जो है वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बच्चों सर ने क्या बताया? साइनोवियल जॉइंट के भी टाइप्स की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सर ने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा टाइप के जो जॉइंट है वो साइनोवियल टाइप के जॉइंट है। तो साइनोवियल टाइप के जॉइंट के भी टाइप्स हैं, और टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो होता है जो उनमें भी सबसे ज्यादा फ्रीली मूवेबल है। वैसे तो साइनोवियल जॉइंट के लिए बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। सबसे ज्यादा मूवेबल साइनोवियल जॉइंट जो है वो कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल ये वाला था बच्चों, और पेक्टोरल गर्डल में हम जानते थे कि पेक्टोरल गर्डल में एक्रोमियन के नीचे एक कैविटी थी जिसको हम बोलते थे ग्लिनॉइड कैविटी, जिसमें फिट हो रहा है हेड ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस का हेड इस ग्लिनॉइड कैविटी में फिट हो रहा है, और आप देखिए किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। सर आपको ये वाला मूवमेंट करके बताएंगे। देखिए ये जो मूवमेंट हो रहा है, देखते हैं ना, जैसे सिंपल सी बात है बच्चों, जब हम क्रिकेट खेलते हैं ना तो उसके अंदर बॉलिंग करते समय क्या होता है? बहुत फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। दैट मींस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करने की क्षमता होती है। अब देखिए आप इस हैंड को इस तरीके से भी घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। तो जब मैक्सिमम पॉसिबल डायरेक्शंस में मूवमेंट मिलेगी तो कैसा होगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और आपको यह भी दिख रहा है कि मसल जो है वो इस तरह के मूवमेंट में हेल्प करवा रही है, टेंडन की हेल्प से। देखिए किस तरह से यहां पर हेल्प की जा रही है इस तरह के मूवमेंट में। तो पहला आ जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसके अंदर एक ग्लिनॉइड कैविटी है। पेक्टोरल गर्डल के केस में बात करें तो एक ग्लिनॉइड कैविटी है, और उस ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर हेड ऑफ ह्यूमरस मूव कर रहा है जैसे एक सॉकेट के अंदर एक बॉल मूव कर रही है, और यह सबसे ज्यादा फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। ऐसा एक और जॉइंट कहां मिलने वाला है? पेल्विक गर्डल एंड
हेड ऑफ फीमर के बीच में। पेल्विक गर्डल के अंदर इलियम स्टियम ऑफ प्यूबिस के फ्यूजन पॉइंट पर कौन सी थी? एसिटाबुलम कैविटी, जिसमें फिट हो रहा था हेड ऑफ फीमर। और वहां पर जो सॉकेट बना रहा है वो कौन बना रहा है? एसिटाबुलम कैविटी। बिल्कुल। और जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है वो किसका? हेड ऑफ फीमर का। तो फिर वही बात हो गई, बॉल जो है वो सॉकेट के अंदर फिट होके मल्टीपल डायरेक्शंस में मूव कर रही है, मतलब क्या बन जाएगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बच्चों पढ़ा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। आगे देखिए मैं बात करता हूं हिंज जॉइंट की। हिंज जॉइंट जो होता है उसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा हिंज क्या होता है। ठीक है, कब्जा। देखिए कब्जा, ये आपके सामने बहुत शानदार सा एनिमेशन है। आप देख पा रहे हैं कि जो डोर है वो एक इस मेटालिक स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में हिंज और हिंदी में कब्जा कहा जाता है। ठीक है, अब ये हिंज ही है जो कि इस डोर को एक तरफ मूव करने में हेल्प कर रहा है। अब बच्चों आपने जो दरवाजे देखे होंगे मोस्टली सारे दरवाजे या तो अंदर की तरफ खुलते हैं या बाहर की तरफ खुलते हैं, एक ही साइड में वन प्लेन मूवमेंट होता है। ठीक है, अगर डबल हिंज लगाया है तो बात अलग है, अगर सिंगल हिंज लगाया तो वो एक तरफ ही खुलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बच्चों हिंज जॉइंट जो है वो एक ऐसा जॉइंट है जिसके अंदर दो बोन्स में जो मूवमेंट है वो वन प्लेन मूवमेंट होगा। आप देखिए ये हमारा एल्बो जॉइंट है, बिल्कुल शानदार एग्जांपल है। अपन एल्बो जॉइंट को पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते, केवल इस तरीके से मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है वन प्लेन मूवमेंट। एक और एग्जांपल है, देखिए हमारी उंगलियों के बीच का है, अगर हम देखें तो ये इंटरफैलेंजल जॉइंट है। ये देखिए उंगलियां भी हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं। हमने पढ़ा था बच्चों फिंगर्स की जो बोन्स है उनको क्या कहा था? फैलेंजेस। और फैलेंजेस के बीच का जो जॉइंट है वो इंटरफैलेंजल जॉइंट हो जाएगा और वहां पे भी क्या होगा? वन प्लेन मूवमेंट हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। और एक और जैसा कि सर ने बताया आपको नी जॉइंट, नी जॉइंट जो होता है जो कि किसके फ्यूजन से मिलने से बना था? टिबिया एंड फीमर से। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां पे जो नी जॉइंट है बच्चों वो भी किसका एग्जांपल है? हिंज जॉइंट का। इसके अलावा एक और आ जाता है एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट, एग्जैक्टली, एंकल जॉइंट भी है, वो भी इसका एग्जांपल है। तो देखिए आपके सामने है, ये आपको सर ने नी जॉइंट के बारे में बताया, ये एल्बो जॉइंट हमने डिस्कस किया। दोनों बहुत शानदार से एनिमेशन है, एक एक चीज यहां पे आपके क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो याद रखेंगे वन प्लेन मूवमेंट होगा तो कैसा जॉइंट होगा? हिंज जॉइंट होगा। एग्जांपल है एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट सर ने आपको बताया, और एक हमने कौन सा पढ़ा? इंटरफैलेंजियल जॉइंट पढ़ा। ठीक है, अब आगे देखिए यहां पे आता है पाइवट जॉइंट। बच्चों पाइवट जॉइंट ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने बहुत अच्छा वर्ड पढ़ा था एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा हमने एक वर्ड पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? एटलस और एक्सिस के बीच में मिलने वाला जॉइंट। तो बच्चों एटलस और एक्सिस के बीच में मिलने वाला जॉइंट को हम देखते हैं बच्चों यहां पर बिटवीन एटलस और एक्सिस, क्योंकि एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट तो एक तरह का कॉन्डाइलॉइड जॉइंट है, लेकिन उसके बाद एटलस और एक्सिस के बीच में एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट की वजह से तो हम क्या कर रहे हैं? यस, मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन हमने पढ़ा था एटलस और एक्सिस वाले जॉइंट की वजह से हम कर पा रहे हैं नो मूवमेंट। तो नो मूवमेंट समझते हैं बच्चों, बहुत अच्छा एनिमेशन में दिखा रखा है। ये रहा नीचे एक्सिस और ऊपर क्या है बच्चों? एटलस। और एक्सिस जो देख सकते हैं, एक्सिस और उसके ऊपर एक्सिस का जो होता है ओडोंटोइड पैग या डेंस हम जिसको बोलते हैं, या ओडोंटोइड प्रोसेस बोलते हैं, वो एटलस के ओडोंटोइड फोसा में फिट हो रहा है। और फिट होने की वजह से अब क्या हो रहा है? ये एटलस एक्सिस के ऊपर मूव कर रही है। और अगर ये एक्सिस है और एक्सिस के ऊपर एटलस मूव कर रही है तो कौन सा मूवमेंट हो रहा है? नो मूवमेंट हो रहा है। वापस देखिएगा बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपको जो दिख रही है ये किस तरह का, ये जो पूरा मूवमेंट हो रहा है इसमें एक्सिस के ऊपर कौन मूव कर रहा है? एटलस मूव कर रही है। और इस तरह का नेक का जो मूवमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल है नो मूवमेंट के लिए, जिसको हम बोल रहे हैं कौन सा जॉइंट? पाइवट जॉइंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। बच्चों इसका एक और एग्जांपल आता है, हमने पढ़ा था रेडियो अल्नर जॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस तरीके से हमने देखा था, ये इस तरीके से मूव कर रही थी। हमारी जो रेडियस और अल्ना है वो हम इस तरीके से मूव कर पा रहे थे, क्योंकि रेडियस के अंदर एक प्रोजेक्शन था और उसके लिए जो सॉकेट हल्का सा था, डिप्रेशन था, वो कहां था? अल्ना के अंदर था, जिसकी वजह से ये यहाँ पे मूवमेंट हो रहा था। तो ये सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट था, जिसको हम पाइवट जॉइंट बोले, जिसकी वजह से मीडियल एंड लैटरल रोटेशन हो पा रहा है। तो दो एग्जांपल याद रखेंगे बच्चों, एक है एटलस और एक्सिस का और एक है रेडियो अल्नर जॉइंट। कौन सा? सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट की। अब देखिए ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? स्लिप होना। बिल्कुल, दो चीजें जब एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती हैं तो उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं? ग्लाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल स्लिप होना, एक तरह का ये प्लेन साइनोवियल जॉइंट है। प्लेन साइनोवियल जॉइंट है बच्चों, और ये ऐसा जॉइंट होता है जहां पे दो जो बोन्स हैं उनकी सर्फेसेस फ्लैट होती हैं। जब दो बोन्स की सर्फेसेस फ्लैट होती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? स्लिप कर पाते हैं। जैसे हमारे कार्पल्स की जो हमारे नीचे कलाई वाला पार्ट है ना, रिस्ट वाला पार्ट, यहाँ पे जो कार्पल्स हैं उनके बीच का जॉइंट हो, या जो फैलेंजेस हैं जो हमारे पास टार्सल्स हैं
उनके बीच का ज्वाइंट हो, ठीक है। तो ये सब कैसे हैं? ग्लाइडिंग ज्वाइंट है। एक और एग्जांपल हमने पढ़ा था, प्री और पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस के बीच का ज्वाइंट, वो भी कैसा हो जाएगा बच्चों? ग्लाइडिंग ज्वाइंट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे भी दोनों सरफेस कैसी हैं? फ्लैट, ठीक है। तो जब दो फ्लैट सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती हैं तो ऐसे ज्वाइंट जो बनता है उसे क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। कौन से एग्जांपल याद रखेंगे? हमने पढ़ा है बिटवीन कार्पल्स, बिटवीन टार्सल्स एंड प्री एंड पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रा, ठीक है। तो ये सारे हमने पढ़े किसके बारे में? ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए हम यहां पे बात करते हैं सैडल ज्वाइंट। बच्चों एक और ज्वाइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, सैडल ज्वाइंट। उसका एक ही एग्जांपल हमें याद रखना चाहिए, बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। बच्चों कार्पल कहां पर है? रिस्ट में। कितनी कार्पल है हमारे पास? 8 कार्पल है, ठीक है बच्चों। उनमें से रिस्ट में जो कार्पल्स है उनका इस मेटाकार्पल कितनी है? 5, ठीक है। इस मेटाकार्पल के साथ थंब की बात कर रहे हैं, ऑफ थंब, तो थंब की बात की जा रही है, तो थंब की मेटाकार्पल और कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट बन रहा है, आप देख सकते हैं, ये रही कार्पल बोन्स और ये रही थंब की मेटाकार्पल। इनके बीच में जो जॉइंट बन रहा है, इस तरह का जिसमें मूवमेंट हो रहा है, ये जिस तरह से मूवमेंट हो पा रहा है जिसकी वजह से ये जो है वो उसको हम क्या बोलेंगे? सैडल जॉइंट। इसको हम जो है रिड्यूस टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोल सकते हैं। रिड्यूस टाइप का बॉल एंड सॉकेट भी जो है काफी ज्यादा डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, देख सकते हैं आप देखिए यहां पे आप फील भी कर सकते हैं बच्चों। अगर इस जगह पे आप फिंगर को रखेंगे अपने और अगर आप मूव करेंगे तो आपको फील होगा कि ये जो थंब है वो यहां से मूव नहीं कर रहा, रादर यहां से मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां है कार्पल और यहां क्या है? मेटाकार्पल, ठीक है। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं, इस तरीके से अपने थंब को, और फील कर सकते हैं इस जो हमारे पास यहाँ पे सैडल ज्वाइंट है उसको, ठीक है। बिल्कुल ये हुआ सैडल ज्वाइंट, जो कि एक रिड्यूस टाइप का बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। यहाँ पे भी काफी डायरेक्शंस में मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। तो चलिए अब सारे जॉइंट्स को एक बार हम फाइनली समराइज एक टेबल में देखते हैं, टाइप्स और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। पहला आ जाता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो कहां पर है? शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट में। सेकंड कौन सा आएगा सर? यहां पे देखिए हिंज ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट है, इंटरफैलेंजल ज्वाइंट भी हमने यहां पे पढ़ा था, या एंकल ज्वाइंट भी हमने पढ़ा था। ये सब किसके एग्जांपल हैं? हिंज ज्वाइंट के एग्जांपल हैं। पाइवट ज्वाइंट में हमने पढ़ा एटलस एक्सिस के बीच में हो या रेडियस एल्ना का जो सुपीरियर ज्वाइंट है उसकी बात की जाए, वो इसके अंदर है। ग्लाइडिंग की बात की, बिटवीन कार्पस, बिटवीन टार्सस, बिटवीन आर्टिकुलर प्रोसेस, जिनको हमने ज़ाइगोपोफाइसिस कहा था, प्री और पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस, वहां पे हो जाएगा। फिर देखिए सैडल ज्वाइंट, अभी आपको डिस्कस किया गया कि कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में आपको थंब, सारे कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में नहीं होगा, केवल और केवल थंब के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में होगा सैडल ज्वाइंट। बिल्कुल। तो बच्चों ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप जब प्रीवियस ईयर के सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ज्वाइंट से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बच्चों स्केलेटल वाले पोर्शन में, स्केलेटल सिस्टम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं कहीं से तो वो ज्वाइंट है, और बहुत सारे एनिमेशन वाले डायग्राम से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सर कि इस जगह पे कौन सा ज्वाइंट होगा, इस जगह पे कौन सा ज्वाइंट होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन तो सिंपल इस तरीके से आप जो टेबल बना के ये एग्जांपल्स को याद रखना है। तो फाइनली अब हम बात कर लेते हैं डिसऑर्डर्स के बारे में। तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम के, और सबसे पहला डिसऑर्डर जो आपके सामने है वो है बच्चों आर्थराइटिस। नाम से ही समझ में आ रहा है, आर्थरस वर्ड का मतलब क्या है? ज्वाइंट, और आइटिस वर्ड का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। मतलब जैसा कि सर ने आपके लिए अंडरलाइन किया, इन्फ्लामेशन ऑफ द ज्वाइंट इज नोन एज व्हाट? आर्थराइटिस, ठीक है बच्चों। आर्थराइटिस जो है वो कई तरीके का होता है, जैसा कि लिखा हुआ है, दिस इज ऑफ सेवरल टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है। किस कारण से इन्फ्लामेशन ज्वाइंट पे हो रहा है उसके बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के आर्थराइटिस हैं, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट अभी आपके सिलेबस में जो है जिसपे आपको फोकस करना है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस और एक गाउटी आर्थराइटिस, ठीक है। तो आइए बच्चों ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिस यहां पे आपको जानने हैं उनको पढ़ना शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। तो बच्चों आर्थराइटिस हम डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। आर्थराइटिस का मतलब आपको सर ने बताया इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, और उसमें भी हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टाइप ऑफ आर्थराइटिस जिसको हम बोल रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बच्चों रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए सबसे पहले तो याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बिल्कुल। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये आप जानते भी हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ते हैं, ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की किसी पार्ट के अगेंस्ट, ऑर्गन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कह रहे हैं। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक एंटीबॉडी बना देता है जिसको हम बोलते हैं म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन या आईजीएम। कौन सी एंटीबॉडी बोलेंगे? आईजीएम। सुनिएगा बच्चों, इट इज डायग्नोज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर
ये रूमेटॉइड फैक्टर ही क्या है? ये एक एंटीबॉडी है जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन, वो भी याद रखना चाहिए, IgM। ठीक है, डिफरेंट टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं बच्चों, IgG, IgA, IgD, IgM, IgE। उनमें से IgM टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन एक रूमेटॉइड फैक्टर है। उसकी डायग्नोसिस से हमें पता चलता है कि किसी पर्सन को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बच्चों। इट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। समझिएगा मतलब हो क्या रहा है बच्चों, नाम से सर ने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरह का रूमेटॉइड हो या ऑस्टियो हो या गाउटी हो, है तो सभी आर्थराइटिस। बिल्कुल, इसका मतलब होना तो क्या है सर? सबके अंदर इन्फ्लेमेशन होना है, जॉइंट्स पे इन्फ्लेमेशन। कॉज जो है वो अलग अलग है, सब जगह पे कॉज अलग अलग है। अब यहां पर क्या हुआ है, ये एक यहां पर कॉज क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। और इस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर ये IgM एंटीबॉडी रूमेटॉइड फैक्टर हमें डायग्नोसिस में हेल्प करती है इसके। और इसमें आता क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। बच्चों साइनोवियल जॉइंट पढ़ा था हमने पढ़ा था साइनोवियल जॉइंट जो था उसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन दो बोन्स के बीच में कैविटी बनती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। आप देख सकते हैं बच्चों, आप इस डायग्राम के अंदर, ये तो क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, और इसके अलावा ये जो आपको दिख रही है ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन। बिल्कुल, और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाद में बीच में ये जो कैविटी बन रही है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इस कैविटी को क्या बोला जाता है? साइनोवियल कैविटी व्हिच इज फिल्ड विद द साइनोवियल फ्लूइड। बिल्कुल राइट, साइनोवियल कैविटी होगी जिसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। तो इस साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है बच्चों, इस साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होने लगेगा। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या, रेडनेस, स्वेलिंग, ये नॉर्मल इन्फ्लेमेशन के, पेन होगा, ये सारे सिम्टम्स जो इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स आते हैं ये सब होने लगेगा। और अगर ये ही कंडीशन लगातार चलती रही, मतलब साइनोवियल मेम्ब्रेन में लगातार इन्फ्लेमेशन होता रहा, तो उसकी वजह से मतलब इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड, इसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया टाइम से, देन द मेम्ब्रेन थिकन्स, ये मेम्ब्रेन और थिक होने लग जाएगी। ये मेम्ब्रेन क्या होने लगेगी, थिक होने लगेगी। और साथ के साथ साइनोवियल फ्लूइड भी क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। साइनोवियल फ्लूइड इंक्रीज होने लगेगा, और जब साइनोवियल फ्लूइड इंक्रीज होगा, इसका अमाउंट बढ़ेगा, तो ये तो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर बढ़ जाएगा, उसकी वजह से इस कैविटी के अंदर प्रेशर जो है वो बढ़ने लग जाएगा। और आप सोचिए कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होने वाला है, पेन होने वाला है। ये ही तो हम बोल रहे हैं कि जॉइंट में जो पेन हो रहा है आर्थराइटिस की कंडीशन में, वो पेन का रीजन क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में क्या, कि ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, ये प्रेशर, इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा जिसकी वजह से पेन फील होगा। और क्या होगा देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहां पे और आपको बताया गया है कि दिस मेम्ब्रेन देन स्टार्ट सिक्रेटिंग एब्नॉर्मल ग्रेन्यूल्स। जैसा कि सर ने आपको बताया कि यहां पे IgM जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसकी वजह से क्या हुआ, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर हो गया इन्फ्लेमेशन। और उसकी वजह से होगा क्या कि ये अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाएगा तो उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो यहां पे एक पर्टिकुलर टाइप के ग्रेन्यूल्स साइनोवियल फ्लूइड में सिक्रीट करने लगेंगे। और वो जो ग्रेन्यूल्स हैं बच्चों, क्या लिखा है, एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स। क्या लिखा, एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स। सर ने आपके लिए वहां पे हाईलाइट भी किया है। इन एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स को बच्चों हम क्या कहेंगे, पैनस कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको ऑप्शन में पैनस क्रिस्टल्स की बात की जाती है, पैनस ग्रेन्यूल्स की बात की जाती है, इसका मतलब डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोला कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ था, उसने पैनस ग्रेन्यूल्स जो है वो सिक्रीट करने शुरू कर दिए। अब ये पैनस ग्रेन्यूल्स जब यहां पे धीरे धीरे बढ़ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, जैसा कि आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ा है बच्चों, लॉन्ग बोन के एंड पे आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जाता है जो कि एक हाइलाइन कार्टिलेज होता है। इस आर्टिकुलर कार्टिलेज को डिटोरिएट करने लग जाएंगे, इसका इरोजन होने लग जाएगा। ठीक है, और अगर इस आर्टिकुलर कार्टिलेज का इरोजन होने लग जाएगा तो बच्चों दो बोन्स जो कि पहले फ्रीली मूव कर पा रही थी अब वो नहीं कर पाएंगी, और ये जो बोन्स है वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू डेवलप होंगे। हाँ बिल्कुल, अब इससे क्या होगा, धीरे धीरे आगे यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू डेवलप होने लग जाएंगे। और अगर बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन की बात करें बच्चों तो क्या होगा, ये फाइब्रस टिश्यू जो हैं वो सब कैसे हो जाएंगे, ऑसिफाइड हो जाएंगे, और बोन जो है वो कैसी हो जाएगी, इमूवेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने जाना किसके बारे में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। मतलब कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं कि ये पैनस की वजह से, पैनस एब्नॉर्मल ग्रेन्यूल की वजह से आर्टिकुलर मेम्ब्रेन का इरोजन हुआ, और फाइब्रस टिश्यू के डेवलपमेंट होके उनके ऑसिफाइड होने की वजह से फाइनली जॉइंट इमूवेबल हो जाएगा। और ये बड़ी पेनफुल कंडीशन है, इसमें स्वेलिंग भी आ जाएगी जॉइंट में। कुल मिलाकर हम बोल रहे हैं इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और ये
आर्थराइटिस है, इसे कहेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो बच्चों क्या क्या याद रखना है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, डायग्नोस करते हैं आईजीएम से, और पैनस क्रिस्टल्स यहां पे साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से आर्टिकुलर कार्टिलेज डिटोरिएट हो जाता है, उसका इरोजन हो जाता है, और बिल्कुल लास्ट स्टेज में बोन जो है वो ऑसिफाइड पूरी तरीके से ये यहां पे इमूवेबल हो जाती है, क्योंकि जो फाइब्रस है वो, जो फाइब्रस टिश्यू यहां डेवलप हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑसिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस की। बच्चों रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बाद अब हम सेकंड बात कर लेते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। बच्चों ऑस्टियो आर्थराइटिस सबसे कॉमन टाइप का आर्थराइटिस होता है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। सबसे कॉमन टाइप का आर्थराइटिस जिसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, उसका रीजन क्या है? जैसे हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस का रीजन तो क्या पढ़ा सर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कि ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है, हो तो यहां पर भी इन्फ्लामेशन ही रहा है जॉइंट्स में, लेकिन इसका रीजन हम बोल सकते हैं एजिंग, तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज हम ओबेसिटी बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ज्यादा ओबेस पर्सन के जो लॉन्ग जॉइंट्स, हम बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स हैं, इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ज्यादा ओबेसिटी की वजह से, ज्यादा वेट गेन जिन्होंने कर रखा है उनके पास ऐसा होगा। और साथ के साथ एजिंग की वजह से भी होता है। क्या होता है, इट इज ए डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, जिसमें जॉइंट्स का डीजनरेशन हो रहा है, नाम से समझ में आ रहा है, कैरेक्टराइज्ड बाय द डीजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू बोन्स। मतलब क्या होगा कि ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, आपको पता था कि ये एक लॉन्ग बोन है, ये दूसरी लॉन्ग बोन है, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और ये जो आपको दिख रही है ये स्काई ब्लू कलर की दिख रही है, यही तो क्या थी हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज। हमने पढ़ा था कि लॉन्ग बोन्स के एंड पर हाइलाइन कार्टिलेज की कवरिंग थी, जिसको हमने बोला था आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो विद एडवांसिंग एज बढ़ने के साथ साथ, या ओबेसिटी की वजह से, या और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उन सब की वजह से धीरे धीरे इस आर्टिकुलर कार्टिलेज का इरोजन होने लगता है। और जब इरोजन हो जाएगा तो आप फाइनली क्या देखेंगे कि अब ये बोन इस बोन के सीधे ही क्या आ चुकी है, कॉन्टैक्ट में। बिल्कुल, हमने इससे पहले जो डायग्राम देखा था तो वहां पर दोनों बोन्स के बीच में आर्टिकुलर कार्टिलेज थी, गैप था, वहां पे थोड़ा सा गैप था। बिल्कुल, वहां पर भी इरोजन हो रहा था, लेकिन उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था पैनस क्रिस्टल्स की। यहां पर प्रोग्रेसिव डिजनरेशन हो रहा है विद एडवांसिंग एज, या ओबेसिटी की वजह से ऐसा हो रहा है, और उसकी वजह से अब क्या हो गया है, यहां डिजनरेशन हो गया है आर्टिकुलर कार्टिलेज का, और प्रोलिफरेशन हो गया है नई बोन्स का, और उसकी वजह से भी यहां जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन डेवलप हुआ है। यूजुअली अफेक्ट जॉइंट्स आर स्पाइन, नी एंड हैंड्स। ठीक है, हैंड्स के नी के और स्पाइन के जॉइंट्स के अंदर, मैंने बताया ना, ओबेसिटी की वजह से, ज्यादा वेट होने की वजह से किन जॉइंट्स पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उन सब के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस क्या होते हैं बच्चों, ज्यादा होते हैं। तो रूमेटॉइड के बाद हमने बात की, अब हमने बात कर ली बच्चों ऑस्टियोआर्थराइटिस। याद रखेंगे एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज के डिटोरिएशन की वजह से, उसके इरोजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स यहाँ पे बहुत की पॉइंट्स हैं, इनको आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं गाउट या गाउटी आर्थराइटिस, या हिंदी में गठिया भी कहते हैं। ठीक है, आप सबने सुना होगा कई बार, जो हमारे ओल्ड एज के पीपल होते हैं, या लेडीज स्पेशली होती हैं ओल्ड एज की, तो वो बोलते हैं गठिया की प्रॉब्लम हो गई, या उनके नी जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, या पैर के जो अंगूठा है उसके जॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट इज रिलेटेड विद दैट गाउट पार्ट। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये गाउट जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां क्या लिखा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, क्या लिखा है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। कहीं भी अगर ऑप्शन में आपको यूरिक एसिड क्रिस्टल मिलता है, इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या होने वाला है, गाउट। वो किसकी बात कर रहे हैं, गाउट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये यूरिक एसिड आता कहां से है, जो हमारी बॉडी में वी नो दैट की जो यूरिक एसिड है वो एक तरीके का एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी, दो चीजें हो सकती हैं, अगर हमारी बॉडी ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड बना रही है, मतलब ब्लड का यूरिक एसिड का लेवल जो है वो एलिवेट हो गया है, या हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से यूरिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में बढ़ेगा कि जो प्यूरिन होता है और पिरिमिडिन होता है, उसमें से प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म, डीएनए आरएनए में बच्चों प्यूरिन पढ़ा ना बच्चों, उस प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और अगर वो यूरिक एसिड प्रॉपर तरीके से बॉडी से निकल नहीं पा रही है, या उसका फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, और वो जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा वो बच्चों सोडियम यूरेट, जैसा कि सर ने आपके लिए लिखा है, सोडियम यूरेट की फॉर्म में क्या होगा, हमारे जॉइंट्स पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यहां पे देखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स
क्रिस्टल्स जो कि सोडियम यूरेट की फॉर्म में होते हैं वो वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और सबसे ज्यादा कॉमन जो गाउट का प्रॉब्लम है वो कहां देखा जाता है? ग्रेटर टो पे देखा जाता है, जो पैर का अंगूठा है। इस जॉइंट पे ऐसा देखा जाता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो यहां पे डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से बोन जो है वो इमूवेबल भी हो जाती है, इन्फ्लामेशन वहां पे हो जाता है। ठीक है, तो मूव करने में जॉइंट को प्रॉब्लम वहां पे होने लगती है। ठीक है, तो याद रखेंगे यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से, यूरिक एसिड किस फॉर्म में है? सोडियम यूरेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? गाउट बोलेंगे। और ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल देख सकते हैं किस तरह से जॉइंट में डिपॉजिट हो गए हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से धीरे धीरे इस जॉइंट की जितनी भी स्ट्रक्चर होती है उन सबका डिजनरेशन करने लगेंगे और वापस वही इन्फ्लामेशन होने वाला है जॉइंट का। लेकिन रीजन आपको बता दिया गया है यूरिक एसिड के वजह से, एक्यूमुलेशन की वजह से क्रिस्टल्स के ऐसा होगा और ग्रेटर टो में ऐसा ज्यादा होने का चांस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने तीनों तरीके के आर्थराइटिस को यहां पे कंप्लीट किया। एक बार जल्दी से मैं की पॉइंट आपको बता देता हूं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की हमने बात की, एज रिलेटेड डिसऑर्डर था, आर्टिकुलर कार्टिलेज के डिजनरेशन की वजह से हो रहा था। उससे पहले हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात की थी जो ऑटो इम्यून था, और उसके अंदर पैनस क्रिस्टल्स को याद रखना है और IgM को याद रखना है। ठीक है, और गाउट आपके सामने है बच्चों, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक और तरीके के डिसऑर्डर की, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। बच्चों आर्थराइटिस की हमने बात कर ली है, अब हम बात कर लेते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। बच्चों ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो यह भी एक एज रिलेटेड ही डिसऑर्डर होता है। ठीक है, लेकिन आर्थराइटिस से अलग है। आर्थराइटिस में तो जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन हो रहा था, लेकिन यहां पर क्या होता है? बोन मास डेंसिटी कम हो जाती है। बिल्कुल, बोन मास डेंसिटी कम होने का मतलब क्या हो जाएगा? कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज बोन मास, बोन का मास जो है वो कम हो जाएगा एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। मतलब अगर हम बात करें, बोन के अंदर छोटी छोटी कैविटीज बनी हुई होती हैं, उन कैविटीज के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बोन्स जो है वो हम बोल सकते हैं कि उनका बोन मास कम हो जाता है, उनकी बोन मास डेंसिटी कम होने लगती है, तो बोन कमजोर हो जाती है। बिल्कुल कमजोर हो जाती है, एग्जैक्टली। और ऐसा होने का रीजन क्या है? एक तो हमने बोला एज रिलेटेड डिसऑर्डर है बच्चों। ठीक है, दूसरी अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है पैराथायराइड हार्मोन और साथ साथ थायरोकैल्सिटोनिन। तो अगर इनके लेवल में इंबैलेंस हो तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। बोन्स में से कैल्शियम अगर ज्यादा बाहर निकल जाए तो बोन्स क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। बिल्कुल सर, ये तो हम पढ़ते ही हैं बोन्स के अंदर भी कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम के सॉल्ट जो है वो बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। तो अगर उसकी मैट्रिक्स से कैल्शियम बच्चों निकल गया तो उसकी वजह से देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है, ये नॉर्मल बोन है, यहाँ पे देखिए आप पोरोसिटी को, और ये ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन है, बड़े पोर्स हैं यहाँ पे। मतलब नाम से समझ आ रहा है कि बोन पोरस हो जाएगी। बोन यहाँ पर आपको दिख रही है कि छोटी छोटी कैविटी है, लेकिन यहाँ पर बोन में कितने बड़े बड़े पोर बन गए। और ऐसा विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की कमी से भी हम बोल सकते हैं कि बोन्स के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा या बोन मास कम हो जाएगा और बोन फ्रेजाइल हो जाएंगी या इजीली फ्रैक्चर हो सकती हैं। दे आर मोर प्रोन टू द फ्रैक्चर्स। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक ऑस्टियोपोरोसिस वाला आदमी जो है अगर वो गिरेगा तो कंपैरेटिवली उसके अंदर हाथ पैर की हड्डियां जो है उसके टूटने का चांस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ ये देखिए नॉर्मल बोन है बच्चों, और ये हमारे पास यहाँ पे एक ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन है। और अच्छे से आप देखिए ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर बोन मास अगर डिक्रीज हो गया है तो उस कंडीशन में कैसी पोरस हो जाएंगी बोन्स, ये आपको बताया गया है। अब यहां पर एक बात हो जाती है, पहला पॉइंट तो हमने क्लियर कर लिया। सेकंड पॉइंट आता है डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज कॉमन कॉज। बच्चों इस बात को याद रखिएगा, फीमेल में एस्ट्रोजन, आप जानते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन में हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बारे में बात करते हैं बच्चों। अगर हम बात करें एस्ट्रोजन की, अगर हम बात कर लेते हैं तो बच्चों एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है, और फीमेल सेक्स हार्मोन में अगर हम बात कर लेते हैं कि आफ्टर मेनोपॉज फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा? कम होगा, कम हो जाएगा। और एस्ट्रोजन याद रखें ब्लड कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है। तो अगर एस्ट्रोजन आफ्टर मेनोपॉज कम हो गया तो कैल्शियम लेवल जो है वो भी मेंटेन नहीं रह पाएगा और फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ेंगे। और साथ के साथ हमने एक और बोला कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी क्या हो जाता है, जो है वो भी बढ़ जाएगा, मेंटेन रखता है। तो वो बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में फीमेल में हार्ट अटैक के चांसेस भी क्या होते हैं? आफ्टर मेनोपॉज बढ़ जाते हैं। तो आफ्टर मेनोपॉज फीमेल में हार्ट अटैक एंड ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आफ्टर मेनोपॉज फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस बात को भी हमें याद रखना चाहिए। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या है ये बात हमने अच्छे से समझ लिया।
ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन और पोरोसिस का मतलब क्या, पोरस। तो सब सर ने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया क्यों बोन पोरस हो जाती है और उसके पोरस होने पे कैसे वो फ्रेजाइल हो जाती है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे आपको समझनी। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्प्रेन की। बहुत शानदार एनिमेशन आपके सामने है और ये आप में से बहुत सारे लोगों के साथ शायद हो भी चुका होगा कि स्प्रेन को अपन क्या बोलते हैं, कई बार अपन जा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अचानक से अपना पैर मुड़ गया, आप देख पा रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं मोच आ गई। ठीक है, तो स्प्रेन इज पुलिंग ऑफ लिगामेंट्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रेन किसकी पुलिंग से हो रही है, लिगामेंट्स। देखिए बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा है ये लिगामेंट, और जैसे ही ये टिल्ट हो गया, पैर झुक गया, मुड़ गया, तो उसकी वजह से ये देखिए यहाँ पे क्या हो गई, खिंचाव आ गया इन लिगामेंट्स के अंदर, और इसी को बच्चों क्या कहते हैं, स्प्रेन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए स्प्रेन में बहुत पेन होता है। ठीक है, और यहाँ पे पुलिंग हो जाती है लिगामेंट्स की। और यहाँ पे क्वेश्चन जो कंफ्यूज करेगा बस दो ही चीज में करेगा कि ये पुलिंग है लिगामेंट की या टेंडन की। हाँ, तो याद रखिए किसकी है, लिगामेंट्स की, क्योंकि बोन से बोन को कौन कनेक्ट कर रहा है, लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये स्प्रेन के बारे में हमने जानना था। अब यहाँ पे कुछ समरी है, उसको देख लीजिए एक बार। बच्चों टाइप्स ऑफ बोन और उनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। बड़ी सिंपल से पॉइंट है बच्चों। लॉन्ग बोन्स की बात करें, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टीबिया, फिबुला एंड क्लैविकल, जो कौन सी थी सर, कॉलर बोन। और क्या बोला था सर हमने, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ये सभी लॉन्ग बोन्स है बच्चों। सेकंड बात करते हैं शॉर्ट बोन्स की, कार्पल एंड टार्सल। सर कार्पल का नंबर कितना है, 8, जबकि टार्सल है 7। ठीक है, शॉर्ट बोन्स के बाद हम बात करते हैं फ्लैट बोन्स की, स्कल बोन, स्टर्नम, रिब्स एंड स्कैपुला। लेकिन स्कल की सारी के सारी स्कल बोन्स फ्लैट बोन्स नहीं होती हैं। दो बोन्स हमने पढ़ी थी बच्चों, कौन सी, एक हमने पढ़ी थी इथेमॉइड और एक कौन सी पढ़ी थी सर, स्फेनॉइड बोन। ठीक है, तो स्फेनॉइड और इथेमॉइड दो ऐसी बोन्स थी जो कि इर्रेगुलर बोन थी। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास क्रेनियल की बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्लैट बोन्स। जबकि स्टर्नम, रिब्स और स्कैपुला भी कैसी हैं, फ्लैट बोन्स हैं। इर्रेगुलर बोन्स की बात करें तो अभी तो दो नाम तो सर ने आपको बताया, स्फेनॉइड एंड एथमॉइड ऑफ क्रेनियम। ठीक है, इसके अलावा ईयर ऑसिकल कौन कौन सी थी, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। सर मेलियस और इंकस के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, उसके अंदर हम देखते हैं वहां पे हिंज जॉइंट होता है, जबकि इंकस और स्टेप्स के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। बिल्कुल, वो ईयर ऑसिकल्स इर्रेगुलर बोन है। हमारी वर्टिब्रा कितनी वर्टिब्रा है, 26 वर्टिब्रा जो है सर्वाइकल थोरेसिक लंबर, वो सब भी कैसी थी, इर्रेगुलर स्ट्रक्चर था। हमने देखा था एक सेंट्रम था, 7 प्रोसेस थे, तो काफी इर्रेगुलर स्ट्रक्चर वहां पे दिख रहा था। ठीक है, फाइनली आ जाती है सेसमॉइड। किसके ऑसिफिकेशन से बनेगी ये, टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनेगी। हमने पढ़ा था पटेला एंड पिसिफॉर्म है सेसमॉइड बोन। और लार्जेस्ट सेसमॉइड बोन कौन सी है बच्चों, पटेला हो जाएगी, जिसको नी कैप भी। बिल्कुल, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस कंप्लीट चैप्टर ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। इसके अंदर बच्चों हमने सारे बोन्स के बारे में पढ़ा, उनके नंबर्स, उनके जॉइंट्स के बारे में और साथ ही उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया।